जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय का गहन अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है ना जो अक्सर हमारे भूगोल के नक्शों में बस नीले बिंदुओं तक ही सीमित रह जाता है। हाँ, मतलब जब हम भारत के नक्शे पर वो नीले रंग के छोटे छोटे हिस्से देखते हैं, हम अक्सर उन्हें सिर्फ पानी का कोई बड़ा गड्ढा मान लेते हैं। लेकिन आज हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। मुख्य रूप से कुछ PDF स्लाइड्स हैं जो परीक्षाओं के लिए क्विक रिविजन नोट्स की तरह तैयार की गई हैं। सही कहा। और इन नोट्स में भारत की शीर्ष 10 प्रमुख झीलों का काफी विस्तृत विवरण दिया गया है। हाँ, पर हमारा उद्देश्य आज सिर्फ इन स्लाइड्स की लाइनों को रटना नहीं है। मतलब जरा सोचिए, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि नक्शे पर दिखने वाला एक छोटा सा नीला हिस्सा असल में कोई तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है? हाँ, और ये मैट्रिक्स झीलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। जी। पहला मीठे पानी की झीलें यानी फ्रेश वाटर, और दूसरा खारे पानी की झीलें। तो ये सिर्फ पानी के स्वाद का अंतर नहीं है। पानी का ये प्रकार ही ये तय करता है कि उस झील का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या रहा है। मतलब वहाँ किस तरह के जीव जंतु पनपेंगे या इंसान उस झील का इस्तेमाल कैसे करेगा। असल में समुद्र के खारेपन और नदियों के ताजे पानी की जो लड़ाई होती है ना, वही इन झीलों के स्वरूप को आकार देती है। अच्छा, तो चलिए इस संघर्ष को वहीं से देखना शुरू करते हैं जहां समुद्र और जमीन की सीधी टक्कर होती है। मतलब हमारे तटीय इलाके। हमारे स्रोत हमें सबसे पहले तटीय झीलों यानी लेगून की ओर ले जाते हैं। हाँ, और इसमें सबसे पहला नाम आता है उड़ीसा की चिल्का झील का। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है ना? बिल्कुल। और नोट्स बताते हैं कि 1981 में इसे भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा मिला था। हाँ, और PDF में इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। ट्रिक है चील उड़ी। चील से चिल्का और उड़ी से उड़ीसा। ये बहुत ही बढ़िया और आसान ट्रिक है याद रखने के लिए। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि यहाँ भारतीय नौसेना का एक बाकायदा प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब एक प्राकृतिक झील में नौसेना क्या कर रही है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान और जो भूगोल है ना, वो बहुत ही रणनीतिक है। चिल्का कोई सामान्य खारे पानी का तालाब नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा जंक्शन है जहां दायां और भार्गवी नदियां अपना मीठा पानी लाती हैं और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी अपना खारा पानी अंदर की तरफ धकेलती है। तो दोनों पानी मिल जाते हैं? बिल्कुल। इसके परिणाम स्वरूप एक ब्रैकिश पानी तैयार होता है, यानी खारे और मीठे पानी का एक अनोखा मिश्रण। नौसेना के लिए ये एक बहुत ही आदर्श जल क्षेत्र बन जाता है। वे खुले समुद्र की खतरनाक लहरों से बचे रहते हैं और फिर भी एक विशाल जल निकाय में अपने प्रशिक्षण पूरे कर सकते हैं। क्या बात है! मतलब लगून असल में समुद्र के किनारे एक खारे पानी के वेटिंग रूम की तरह होते हैं। एकदम सही। ये समुद्र से जुड़े तो हैं, लेकिन रेत के टीलों या प्राकृतिक अवरोधों ने इन्हें मुख्य लहरों के सीधे प्रहार से बचा रखा है। और उस प्राकृतिक अवरोध का सबसे शानदार उदाहरण हमें अपनी अगली स्लाइड में देखने को मिलता है, पुलिकट झील। हाँ, पुलिकट खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी लगून है। और इसमें जो ट्रिक दी गई है वो भी काफी सटीक है। पुल कट गया तो 2 राज्य बट गए, क्योंकि ये झील 2 राज्यों में बटी हुई है। 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और 16% तमिलनाडु में। लेकिन यहाँ मुझे जो चीज सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है श्रीहरिकोटा द्वीप। अगर आप इसे ध्यान से समझें तो श्रीहरिकोटा एक प्रकार से एक बाउंसर की तरह काम करता है। एक बाउंसर? हाँ, मतलब जो पुलिकट झील की शांति और बंगाल की खाड़ी के उग्र समुद्र के बीच सीना ताने खड़ा है। ये तुलना बहुत ही बढ़िया है और देखा जाए तो ये भूगोल और मानवीय गतिविधियों का एक अद्भुत संगम है। अगर वो प्राकृतिक अवरोध यानी श्रीहरिकोटा द्वीप वहां नहीं होता तो पुलिकट झील का जो आज शांत स्वरूप है वो कभी बन ही नहीं पाता। सही बात है। वो द्वीप अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए जरूरी स्थिरता देता है। एक तरफ मछुआरे अपनी शांत झील में नावें चला रहे हैं और ठीक बगल में आसमान में रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। अच्छा, तटीय झीलों की इस कड़ी में नोट्स में एक और नाम है जो आकार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। केरल की वेम्बनाड झील। ये भारत की सबसे लंबी झील है। हाँ, 96.5 किलोमीटर लंबी। और इसकी ट्रिक है वन में नाव, मतलब केरल की घने वन और पानी में दौड़ती नाव। यहाँ वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है। पर मैं सोच रहा था इतनी लंबी झील का वहां के इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता होगा। देखिए,
96.5 किलोमीटर की लंबाई का सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये केरल के लिए एक अंतर्देशीय जल मार्ग है, मतलब एक विशाल हाईवे की तरह। अच्छा, पानी का हाईवे? हाँ, सदियों से इस भौगोलिक संरचना ने वहां के पूरे इलाके के व्यापार और संस्कृति को दिशा दी है। अरब सागर की लहरों के समानांतर बहती ये जल प्रणाली इतने बड़े इलाके को जोड़ती है कि जो नौका दौड़ जैसे आयोजन हैं, वो यहाँ की संस्कृति का एकदम स्वाभाविक हिस्सा बन गए हैं। समझ गया। तो तटों पर खारा पानी होना तो समझ में आता है, बगल में समुद्र है तो पानी खारा होगा ही। बिल्कुल। लेकिन अब हमारी स्लाइड्स हमें ऐसी जगह ले जा रही हैं जहां समुद्र का नामो निशान नहीं है, फिर भी वहां पानी इतना खारा है कि वो एक रहस्य बन गया है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित सांभर झील की। सांभर झील ये भारत में सबसे अधिक खारे पानी वाली अंतर्देशीय झील है। हाँ, और इसकी ट्रिक भी है। राजाओं का सांभर बहुत नमकीन होता है, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना समुद्र के कोई झील भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% कैसे पैदा कर सकती है। मतलब ये तो झील कम और प्रकृति की कोई नमक फैक्ट्री ज्यादा लगती है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, पर देखिए, प्रकृति के पास समुद्र के बिना भी नमक बनाने के अपने तरीके हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सांभर एक बाल्सन प्रकार की झील है। बाल्सन, इसका क्या मतलब हुआ? बाल्सन का मतलब है एक ऐसी भौगोलिक कटोरी या बंद बेसिन जो चारों तरफ से अरावली जैसी पहाड़ियों से घिरी है। जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो आसपास की मौसमी नदियां पहाड़ों से खनिजों और लवणों के सूक्ष्म कण धोकर इस बेसिन में ले आती हैं। एक मिनट, तो क्या बारिश का मीठा पानी इस झील को खारा बना रहा है? हजारों सालों से यही चक्र चल रहा है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो जो नमक अपने साथ लाया था वो वहीं जमीन पर छोड़ जाता है। सदी दर सदी नमक की परतें जमती गईं। क्या बात कर रही हैं? मतलब ये सदियों की मेहनत है। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ लवणता इतनी ज्यादा है। और 1990 से ये भी एक रामसर साइट है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली प्रक्रिया है। चलिए, अब इस चिलचिलाती गर्मी और खारेपन से निकलकर उत्तर भारत के पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, जहाँ हवा ठंडी है और पानी एकदम मीठा। हाँ, एकदम ही विपरीत पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले नोट्स में बात की गई है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्थित वुलर झील की। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है। ठंडे जम्मू कश्मीर में वुलन कपड़े पहनते हैं, वुलन से वुलर। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम की है। हाँ, यहाँ तुलबुल परियोजना स्थित है, लेकिन स्लाइड में एक दिलचस्प लाइन लिखी है कि झेलम नदी इसका मुख्य स्रोत है। क्या कोई एक नदी इतनी बड़ी झील को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है? देखिए, झेलम सिर्फ इसका स्रोत नहीं है, बल्कि वो वुलर की जीवन रेखा है। कैसे? वुलर का जो भूगोल है वो एक तरह से झेलम के फैलाव का ही एक हिस्सा है। जब सर्दियों में बर्फ जम जाती है और नदी का बहाव कम होता है तो झील का आकार भी सिकुड़ जाता है। अच्छा। और वसंत या गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झेलम उफान पर होती है और तब वुलर एक विशाल समुद्र जैसी दिखने लगती है। ये नदी और झील का एक ऐसा तालमेल है जो पूरे कश्मीर घाटी के जल स्तर को संतुलित रखता है। कमाल है। अच्छा, इसी कश्मीर घाटी में हमारी अगली झील भी है जो श्रीनगर के ठीक बीचों बीच है, डल झील। इसे श्रीनगर का गहना या फूलों की झील कहा जाता है। हाँ, और यहाँ ऊंट कडाल पुल और वो विश्व प्रसिद्ध शिकारें यानी हाउस बोट्स भी स्थित हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे नोट्स में इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर थोड़ी उलझन हो रही है। किस शब्द पर? उन्होंने इसे एक प्राकृतिक झील कहने के बजाय स्पष्ट रूप से मीठे पानी की एक शहरी झील या अर्बन लेक कहा है। क्या इतने सारे हाउस बोट्स और इंसानी पर्यटन के बाद भी हम इसे एक प्राकृतिक जल निकाय मान सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, शहरी झील कोई भूवैज्ञानिक शब्द नहीं है। तो फिर क्या है? ये इंसान और पानी के उस रिश्ते को दिखाता है जहां दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। डल झील के मामले में इंसान सिर्फ इसके किनारे नहीं रहता, इंसान इसके पानी के ऊपर अपना पूरा समाज बसा चुका है। वहां बाजार लगते हैं, खेती होती है। हाँ, फ्लोटिंग मार्केट्स। बिल्कुल, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। शहरीकरण के कारण इस झील का आकार ऐतिहासिक रूप से काफी छोटा हो गया है और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है।
डल झील हमें ये दिखाती है कि जब कोई शहर किसी प्राकृतिक झील के बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाता है तो उसकी पारिस्थितिकी कैसे बदल जाती है। प्रकृति और शहर का ये रिश्ता वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए पहाड़ों में थोड़ी और आगे उत्तराखंड की ओर चलते हैं। जी हाँ, हमारी स्लाइड में नैनीताल झील का जिक्र है। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक। ट्रिक है, जिसके नैन सुंदर हों उसे उत्तर मिल जाता है। नैन से नैनीताल और उत्तर से उत्तराखंड। नोट्स बताते हैं कि ये मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है और 7 पहाड़ियों से घिरी है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसका आकार है। हाँ, ये नाशपाती यानी पेड़ के आकार की है। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था, क्या हिमालय के बीच में किसी झील का ऐसा विशिष्ट आकार लेना महज एक इत्तेफाक है? हिमालय में कुछ भी महज इत्तेफाक नहीं होता। वो पूरा क्षेत्र विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक रूप से बहुत सक्रिय है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि नैनीताल झील असल में पृथ्वी की पपड़ी में एक फॉल्ट लाइन या दरार के कारण बनी है। अच्छा, दरार की वजह से? हाँ, प्राचीन काल में किसी भारी भूस्खलन ने इस दरार के एक हिस्से को ब्लॉक कर दिया होगा, जिससे पहाड़ों से आने वाले झरनों का पानी वहां जमा होने लगा। जो नाशपाती जैसा आकार हम आज देखते हैं वो उसी दरार और प्राकृतिक बांध का सीधा परिणाम है। क्या बात है। और इसी तरह की भूवैज्ञानिक हलचलों के कारण ही इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र में इतनी सारी झीलें हैं कि इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये मीठे पानी की झीलें अपने आप में अद्भुत हैं। अब हम अपनी चर्चा के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान थोड़े अजीबोगरीब रूप लेने लगता है। आप किस झील की बात कर रहे हैं? शुरुआत में मैंने जिस तैरती हुई जमीन और हिरण की बात की थी ना, अब उस रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है। हम जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुर की लोकटक झील की ओर। ओह, लोकटक झील। हाँ, इसकी ट्रिक भी बहुत फनी है। लोग मणि को टकटक देखते हैं। ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ यहीं स्थित है। बिल्कुल, जो कि संकटग्रस्त संगाई हिरन का इकलौता घर है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा प्राकृतिक तैरता हुआ हाउसिंग एस्टेट विज्ञान के नजरिए से जमीन पानी पर कैसे तैर सकती है? मतलब ये कैसे संभव है? देखिए, जिन्हें हम तैरती हुई जमीन कह रहे हैं वे असल में फूमडी कहलाते हैं। फूमडी? हाँ, ये कोई आम मिट्टी के टुकड़े नहीं है। ये वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बेहद सघन सड़ता हुआ द्रव्यमान या बायोमास है। एक मिनट, सड़ता हुआ? जी हाँ, इसके तैरने का मुख्य कारण ही इसका सड़ना है। जब ये जैविक पदार्थ पानी के नीचे सड़ते हैं तो मीथेन जैसी गैसें पैदा होती है। अच्छा। और ये गैसें उस स्पंज जैसी वनस्पति में फंस जाती हैं, जो इसे एक प्राकृतिक लाइफ जैकेट या प्लवनशीलता, जिसे हम बायंसी कहते हैं, वो प्रदान करती है। अरे वाह! गर्मियों में जब पानी कम होता है तो ये फूमड़ी जमीन को छूने लगती हैं और मिट्टी से पोषक तत्व सोख लेती हैं, और जैसे ही बारिश में पानी बढ़ता है तो वे फिर से तैरने लगती हैं। ये एक जीवित इकोसिस्टम है जिस पर संगाई हिरन आराम से रहते हैं। ये सच में अविश्वसनीय है। प्रकृति ने सर्वाइवल का कैसा अद्भुत तरीका खोजा है। कुछ इसी तरह की एक और भौगोलिक विशिष्टता हमें आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील में देखने को मिलती है। हाँ, कोलेरू झील। ये भी मीठे पानी की झील है और 2002 से रामसर साइट है। प्रवासी पक्षियों का ये बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन इसे जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। ये तो ऐसा हुआ जैसे 2 विशाल डेल्टाओं के बीच कोई सैंडविच फंसा हो। डेल्टाओं के बीच सैंडविच, ये बहुत ही सटीक विवरण है ना? बिल्कुल। देखिए, जब 2 इतनी बड़ी नदियां समुद्र में गिरती हैं तो वे अपने मुहाने पर मिट्टी और गाद का एक बहुत बड़ा पहाड़ या डेल्टा खड़ा कर देती हैं। उन 2 ऊंचे डेल्टाओं के बीच जो एक प्राकृतिक गड्ढा बच गया, वहीं कोलेरू झील का निर्माण हुआ। अच्छा, तो वो गड्ढा भर गया? हाँ, इन नदियों का मीठा पानी उस गड्ढे में भर जाता है। और अब हमारी आज की इन स्लाइड्स के अंतिम पड़ाव पर हम वापस राजस्थान चलते हैं, लेकिन इस बार नमक की फैक्ट्री नहीं बल्कि मीठे पानी की एक ऐसी झील की ओर जिसका अतीत बहुत हिंसक रहा है। अजमेर की पुष्कर झील, ये हिंदुओं का अत्यंत पवित्र स्थल है जिसे तीर्थों का मामा या 5वां तीर्थ कहा जाता है। यहाँ 52 अर्धचंद्राकार घाट हैं, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है। हाँ, ये सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चीज मुझे चौंकाती है वो इसका भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये एक क्रेटर या ज्वालामुखी झील है
मैं बस ये सोच रहा हूं कि एक ज्वालामुखी जहां से कभी उबलता हुआ लावा निकलता होगा, वो आज मीठे पानी की एक शांत पवित्र झील कैसे बन गया? ज्वालामुखी शांत हुआ तो उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो धंस गया अच्छा। और एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे हम भूगोल में कैल्डेरा कहते हैं। हाँ। हजारों सालों तक जब मानसून की बारिश उस गड्ढे में भरती रही तो उस हिंसक आग के कुएं ने एक शांत मीठे पानी की झील का रूप ले लिया। क्या बात है। आज जब तीर्थयात्री उन 52 घाटों पर खड़े होते हैं तो वे उसी जमीन पर खड़े होते हैं जहां कभी लावा उबलता था। ये दिखाता है कि भूवैज्ञानिक समय चक्र में कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या अद्भुत विरोधाभास है। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को, इन सारे पीडीएफ नोट्स को एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने सिर्फ झीलों के नाम नहीं जाने हैं, हमने पृथ्वी के बदलते स्वरूप को समझा है। बिल्कुल। हमने ओडिशा के तटों पर छिलका में समुद्र और नदियों की कश्मकश देखी, श्रीहरिकोटा के बाउंसर के पीछे पुलिकट की शांति को महसूस किया, रेगिस्तान में सांभर की बंद घाटी में नमक के हजारों साल पुराने चक्र को समझा, डल झील में इंसान के संघर्ष को देखा और लोकटक में तैरती हुई जमीन के वैज्ञानिक चमत्कार को जाना। तो आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।